सुप्रभात साथियों। सुमन हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध की विकास यात्रा कि किस तरह से हिंदी निबंधों का विकास हुआ। और ये हिंदी निबंधों की विकास यात्रा आप लोगों के लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। तो हिंदी निबंध की जो विकास यात्रा है वो किस तरह से चली और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में करेंगे। हिंदी निबंध का जो जन्म है वो भारतेंदु युग से हुआ। हिंदी में गद्य का आविर्भाव भी भारतेंदु युग से ही हुआ। और तभी निबंध का जो हिंदी गद्य की जो 5 विधाएं हैं उनमें सबसे पहले हिंदी निबंध का ही जन्म हुआ। यह नवजागरण का समय था, क्योंकि जो भारतेंदु युग है उस समय के युग को नवजागरण का युग कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे कुछ ही समय पहले 1857 की क्रांति भी हुई थी और देश में आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। तो एक नई तरह से जागने के लिए, एक नई तरह से सब चीज़ों को समझने के लिए और इस युग को नवजागरण का समय कहा जाता है या नवजागरण युग कहा जाता है। भारतीयों की दीन दशा की और लेखकों का बहुत ध्यान रहता था। लेखक जो हैं ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो साहित्यकार जो हैं वो भी समाज से ही तो जुड़े हुए हैं, वो समाज के बारे में ही लेखन करते हैं। तो उनका बहुत ध्यान रहता था। भारतीयों की जो उस समय दीन दशा थी उस पर लेखकों का बहुत ही ध्यान था और वो अपने लेखों के माध्यम से लोगों को जगाने का, प्रेरित करने का काम कर रहे थे। जिस तरह से कवि अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जगा रहे थे, उसी तरह से लेखक अपने निबंध, कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित और जागृत कर रहे थे। पुराने जो भारत का पुराना गौरव था, मान, बल वैभव और फिर जो ये सब चीज़ें थी उनको फिर से पाने का प्रयत्न, कि भारत पहले के समय में विश्व गुरु कहलाता था, किस तरह से सोने की चिड़िया कहलाता था। तो इन सब को वापस पाने के प्रयत्न के लिए लेखकों ने लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। लेखक अपनी भाषा को भी हर प्रकार से संपन्न और उन्नत करने में लग गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस काल के लेखक स्वतंत्र विचारों के थे। उनमें अक्खड़पन और फक्कड़पन भी था। ऐसा युग निबंध के लिए बहुत ही अनुकूल युग था। इसलिए हम इस युग में जितने अच्छे निबंध लिखे गए उतने अच्छे नाटक, आलोचना, कहानी आदि नहीं लिखे गए। यानी कि भारतेंदु युग में निबंधों पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान रहा, या भारतेंदु युग जो है वो निबंध केंद्रित ज़्यादा रहा। भारतेंदु युग के वातावरण और परिस्थितियों से तो आप सब परिचित ही हैं, क्योंकि हम इनका जिक्र हिंदी निबंध की जो उपन्यास की विकास यात्रा थी उसके तहत कर चुके हैं। उस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण प्रेमघन चौधरी, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी जैसे प्रमुख निबंधकार हुए। और भारतेंदु जी ने भी अनेक निबंध लिखे और अनेक विषयों पर भी लिखे। जैसे इनके निबंध कश्मीर सुषमा, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण। तो ये उपन्यास जो हैं ये ऐतिहासिक उपन्यास है। इसी के साथ साथ वैद्यनाथ धाम, हरिद्वार, सरयू पार की यात्रा ये विवरणात्मक निबंध है। और कंकण स्रोत ये व्यंग्यपूर्ण निबंध है। और नाटक जो है वो वर्णनात्मक निबंध है। नाटक के नाम से इन्होंने एक निबंध लिखा था। वैष्णवता और भारतवर्ष विचारात्मक निबंध है। भारतेंदु सबसे अधिक सफल हुए अपने व्यंग्यात्मक निबंधों में। भारतेंदु जी ने व्यंग्यात्मक निबंध अधिक लिखे, या इस तरह से कह सकते हैं कि वो व्यंग्यात्मक निबंध लिखने में सबसे अधिक सफल रहे। लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवे पैगंबर, अंग्रेजी स्रोत, कंकड़ स्रोत आदि में गजब का हास्य व्यंग्य है।
और सरयू पार की यात्रा में भारतेंदु ने अपने व्यंग का बढ़िया नमूना उपस्थित करते हैं कि जैसे वहा रे बस्ती, जखमा रे बस्ती, अमर बस्ती, इसी को कहते हैं बस्ती, तो फिर उजाड़ किसे कहेंगे। किस तरह से उन्होंने एक व्यंग्य किया है कि वहा रे बस्ती, झकमा रे बस्ती, कि इसको बस्ती कहेंगे जहाँ रहने के लिए नहीं, वहाँ जहाँ कोई भी संसाधन नहीं थे। किस तरह से व्यक्ति परेशान हो रहे थे जब वो सरयू नदी के किनारे किनारे वो जब यात्रा करते हैं, तो वहाँ लोगों की जो दीन दशा देखते हैं, किस तरह से परेशान हैं बेचारे और किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनको देखकर और व्यंग करते हैं जो उस समय की जो अंग्रेजी सत्ता है उन पर, कि वहा रे बस्ती, जखमा रे बस्ती, कि अगर इसको बस्ती कहेंगे तो फिर उजाड़ किसे कहेंगे। इनकी निबंधों की जो भाषा है वो स्वच्छ और श्लेषपूर्ण है, यानी एक ही जो शब्द है उसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। और कहीं कहीं तो उर्दू की बढ़िया शैली भी आपने उपस्थित की है। भाव और विचार की दृष्टि से भी इस युग के इस युग की वे सभी विशेषता इनमें हैं जो भट्ट जी या प्रताप नारायण मिश्र जी में हैं। बालकृष्ण भट्ट अपने समय के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहलाते हैं, यानी इनको हिंदी का माउंटेन भी कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी में माउंटेन निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही हिंदी में भी ये बालकृष्ण भट्ट जी हुए। बालकृष्ण भट्ट ने सभी प्रकार के निबंध लिखे। मेला ठेला, वकील, ये वर्णनात्मक निबंध है। आशु, चंद्रोदय, सहानुभूति, आशा माधुर्य, खट्टका, ये भावात्मक निबंध है। आत्मनिर्भरता, कल्पना शक्ति, तर्क और विश्वास, विचारात्मक निबंध है। और खटका, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, रोटी तो कमा खाए किसी बाती, मुछंदर, अकल अजीर्ण राग आदि निबंधों में मस्ती, हास परिहास और व्यंग विनोद, यानी मजाक, विनोद का अर्थ होता है मजाक, और व्यंग तीखा चुभता हुआ मजाक, सभी कुछ इसमें है। ऐसे निबंधों की भाषा चलती, यानी जो आम बोलचाल की भाषा में चलती हो तो उसको चलती भाषा कहते हैं, और दैनिक व्यवहार की है। भट्ट जी की भाषा के विषय के अनुकूल और अपने समय के में सबसे अधिक मंजी हुई, यानी भट्ट जी की जो भाषा है, बालकृष्ण भट्ट जी की भाषा को सबसे मंजी हुई और सबल भाषा कहा गया है इस युग की, और प्रभावशाली भी। समाज, व्यक्ति, जीवन, धर्म, दर्शन, राष्ट्र, हिंदी, सभी विषयों पर आपने लिखा। जन साहित्य को भी और जन भाषा में भी लिखने वालों में प्रताप नारायण मिश्र का नाम सबसे पहले आता है। अब किनका नाम आता है? प्रताप नारायण मिश्र जी का, जिन्होंने जन भाषा में लिखने वालों में जो सबसे पहले नाम आया वो है प्रताप नारायण मिश्र। और इनके व्यक्तित्व और निबंधों में निराला आकर्षण है। लापरवाही, चुभता व्यंग, गुदगुदी भरा विनोद इनकी रचनाओं की विशेषताएं हैं। इस युग में इतनी चुलबुली भाषा लिखने वाला और कोई नहीं है। यह ब्राह्मण नामक पत्र निकालते थे जिसमें इनके निबंध छपते थे, और छोटे छोटे विषयों पर इतना बढ़िया मनोरंजन और उच्च उद्देश्य को लेकर किसी लेखक ने नहीं लिखा जितना कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा। कि जिस तरह से नाक, इनके निबंध कोई नाम है नाक, भो, वृद्ध, दांत, पेट, मूंछ आदि विषयों को लेकर आपने अपने निबंधों में मनोरंजन का सामान भी जुटाया, और देश प्रेम, समाज सुधार, हिंदी के प्रति प्रेम, स्वाभिमान, आत्मगौरव का संदेश भी इनकी शैली में घरेलू बोलचाल की शब्दावली तथा पूर्वी बोलियों की कहावती और मुहावरे का प्रयोग भी मिलता है। आत्मगौरव का इन्होंने अपने निबंधों में संदेश दिया, और लापरवाही के कारण भाषा की अशुद्धता रहना साधारण बात थी, क्योंकि कहीं कहीं जब लापरवाही की गई तो उसमें भाषा की अशुद्धियाँ जरूर आई, लेकिन भाव के सामने भाषा जो है वो हार मान लेती है। आत्मीयता, चिंता, मनोयोग इनके विवरणात्मक निबंध हैं। प्रेमघंत जी अपने निरालेपन के लिए याद किए जाते हैं, और इनका उद्देश्य यह नहीं था कि इनकी बात साधारण समाज तक पहुँचे, उसका मनोरंजन हो या उसके विचारों पर। प्रेमधन जी का जो उद्देश्य था वो ये नहीं था
कि वो सामान्य जन तक और सामान्य अपनी बात को उन तक पहुंचाए। उनका उद्देश्य तो लोगों में देश प्रेम और जन जागृति पैदा करना था। उनके प्रमुख निबंध हैं फागुन, मित्र, ऋतु वर्णन, इनके अच्छे निबंध हैं। इसके बाद आते हैं बाल मुकुंद गुप्त। इस युग के अंतिम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। शिव शंभू के नाम से ये भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा करके लिखते थे, जिसमें वो हास्य व्यंग्य के बहाने और शिव शंभू का चिट्ठा के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। और किस तरह से वो शिव शंभू के चिट्ठे में अंग्रेजी जो सरकार थी उसका मखौल उड़ाया करते थे। शिव शंभू के चिट्ठे में वो अंग्रेजी सरकार का मखौल उड़ाते थे। पहले ऐसी बात सोचना घोर पाप समझ, क्योंकि इनसे पहले लेखकों ने इस तरह से अंग्रेजी सत्ता का मजाक नहीं उड़ाया था या इस तरह के विषयों पर निबंध नहीं लिखे थे। भारतेंदु काल के निबंधकारों की जो विशेषताएं हैं, निबंधों के विषयों की विविधता, व्याकरण संबंधी लापरवाही की अशुद्धियाँ, देशज या स्थानीय शब्दों का प्रयोग, शैली के विविध रूप, विचार, समाज सुधार, देशभक्ति, पराधीनता के प्रति रोष और आत्म जो पतन हो रहा था उस पर खेद व्यक्त करते कि किस तरह से हमारा जो देश था वह विश्व गुरु कहलाता था और आज हमारे देश की क्या स्थिति है। और इसी के साथ समाज सुधार तथा धर्म संस्कार का संदेश भी भारतेंदु युग के निबंधों की प्रमुख विशेषता है। अब आगे आता है द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण जो है द्विवेदी युग हुआ। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है। भारतेंदु युग गद्य साहित्य के बचपन का समय था। इस तरह से कह सकते हैं कि भारतेंदु युग जो था वो गद्य साहित्य के बचपन का समय था। और बचपन में तो गलतियाँ और लापरवाही, खिलवाड़, विनोद, मनोरंजन, मुग्धता, चंचलता आदि रहती है। और किशोर अवस्था में थोड़ी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और थोड़ी समझदारियाँ भी आ जाती हैं। और जैसे अपने अन्य संगी साथियों में सील, मान सम्मान आदि जब उनके गुण देखते हैं और कोई उनके हमारे सामने उनकी प्रशंसा करता है तो हम भी उसके समान ही अपने आप में उन गुणों को उतारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था में हम सबसे ज़्यादा अपने मित्रों से प्रभावित होते हैं। तो उसी तरह से द्विवेदी युग जो है वो भी हिंदी निबंधों में किशोर अवस्था का युग था, जो व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियाँ हो रही थी और किस तरह से वो जो व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियाँ थी उनको इस युग में सुधार पर जोर दिया गया। या इस तरह से कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में ही व्याकरणिक अशुद्धियों को सुधारने का जोर गद्य साहित्य में सबसे ज़्यादा रहा। और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले आता है। अपने युग के ये आचार्य थे और आचार्य का काम होता है शिक्षा देना, ज्ञानवर्धन करना, समाज का नया संस्कार डालना और सुधार करना। और ये सब काम इन्होंने किए, इसीलिए इनके नाम पर ही ये युग द्विवेदी युग कहलाया। निबंध और समालोचनाओं के द्वारा सबसे मुख्य काम इन्होंने भाषा में सुधार का किया। किन्होंने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किम कर्तव्य नामक निबंध में यह लिखते हैं कि कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध भाषा का नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मानना था कि जितना मान सम्मान शुद्ध भाषा भले ही लिखना हो भले ही पढ़ना हो, शुद्ध भाषा बोलने वाले, लिखने वाले या पढ़ने वाले का जितना मान सम्मान होता है उतना अशुद्ध भाषा का कभी नहीं होता है। तो जहाँ तक संभव हो शब्दों का मूल रूप नहीं बिगाड़ना चाहिए, मुहावरों का विचार रखना चाहिए। क्रोध क्षमा कीजिए इत्यादि वाक्य कान को अतिशय पीड़ा पहुँचाते हैं, इसलिए भाषा संबंधी जो विचार हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। द्विवेदी जी ने सभी प्रकार के निबंध लिखे। कवि और कविता, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता इनके विचारात्मक निबंध है। लोभ, क्रोध, संतोष, भावात्मक और हंस का क्षीर नीर विवेक, जापान में पतंगबाजी, हजारों वर्ष पुराने खंडर, प्रताप सुषमा
इनके वर्णनात्मक निबंध है। और हंस संदेश तथा नल का दुस्तर दूत कार्य विवरणात्मक निबंध है। अब ये वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंधों में क्या अंतर है? जो वर्णनात्मक निबंध होते हैं उनको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें वर्णनात्मक निबंध में कवि अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता है। वो किसी भी वस्तु, स्थान, जगह आदि के बारे में जब वर्णन करता है तो उनके साथ साथ अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता है, या उसमें लेखक की भावनाएं भी समाहित होती हैं। लेकिन जो विवरणात्मक निबंध है उसमें उनको विवरण देना होता है, किसी भी चीज़ का सबूत देना होता है, आंकड़े बताने होते हैं, तो उसमें वो अपनी राय नहीं दे सकते हैं। लेखक अपनी राय भी नहीं दे सकता और अपनी भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर सकता है। तो वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध में ये अंतर होता है। इसी के साथ साथ द्विवेदी युग में माधव प्रसाद मिश्र भी काफ़ी प्रसिद्ध निबंधकार हुए। और ये जो माधव प्रसाद मिश्र हैं ये भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला के भी सच्चे उपासक थे। इनका अपना व्यक्तित्व था और ये किसी को भी भारतीय और प्राचीन साहित्य का गौरव घटाने का प्रयत्न करते हुए अगर पाते थे तो वो उनको खरी खोटी सुना देते थे, भले ही वो कोई भी लेखक हो, ये उनको सच्चा आईना दिखाते थे। भारतीय हिंदू युग की यह परंपरा मिश्र जी के निबंधों में ही समाप्त हो गई। किसी को भी सच्चा आईना दिखाने की जो परंपरा थी वो माधव प्रसाद मिश्र जी के साथ ही समाप्त हो गई। इसी प्रकार द्विवेदी युग में अध्यापक पूर्ण सिंह जी भी बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार हुए, जिन्होंने केवल 6 निबंध लिखे और 6 निबंधों के बल पर ही वो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। उनके प्रमुख निबंध है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, जिसमें भी आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और उसमें किस तरह से उन्होंने सामाजिक व्यवस्थाओं पर व्यंग किया है। जो मजदूरी और प्रेम है उसमें उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जो लाइन डाली है वो ये है कि जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करेंगे तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं। मजदूरी और प्रेम का इतना सुंदर उदाहरण उन्होंने इस तरह से दिया है कि पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी, इनको तो मेहनत का पता ही नहीं है कि किस तरह से किसान या मजदूर वर्ग किस तरह से मेहनत करता है। और जिस दिन ये लोग खुरपा कुदाली लेकर खेतों में पहुंच जाएंगे उस दिन इन लोगों को भी मजदूरी की सच्ची कीमत पता चल जाएगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी इस युग के प्रसिद्ध निबंधकार रहे और स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध है। निबंध इन्होंने भी थोड़े लिखे, इनकी रचनाओं में भी जीवन को उठाने की प्रेरणा है और नए विचारों का खजाना मिलता है। संस्कृत के महापंडित होते हुए भी पुरानी जो लकीर पीटने वाले ये नहीं थे। प्राचीन धार्मिक कथाओं के ये वैज्ञानिक और बुद्धि सम्मत व्याख्या करते हैं। जैसे इनके निबंध है कछुआ धर्म भी गंभीर, तर्कपूर्ण और प्रभावशाली विचार प्रधान निबंध है और तर्क कुशलता के सुंदर उदाहरण इन्होंने इसमें दिए। इसी के साथ गोविंद प्रसाद मिश्र भी इस युग के प्रसिद्ध निबंधकार हुए। तो आज के निबंध में आज की इस कक्षा में हमने भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग के बारे में जो है वो जानकारियाँ प्राप्त की। अगर आप लोगों को इसको समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो मैं आप लोगों को PDF शेयर कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो निबंध की जो विकास यात्रा है उसके दूसरे पड़ाव के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।